हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिस टॉपिक को यूपीएससी में बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यूपीएससी में इस टॉपिक से आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आप प्रिपरेशन करने जाते हैं, और ऐसे टॉपिक में आप अक्सर देखते होंगे कि कन्फ्यूज़न भी रहता है और एक डर भी रहता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को जब भी हम कोई छात्र पढ़ाना शुरू करता है उसमें अधिकतर उसको डर महसूस होता है कि कैसे करूँगा, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या फिर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये कहिए। तो इकोनॉमी की शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ यूपीएससी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इकोनॉमी कई सारे एंगल्स से महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके जीवन में भी इकोनॉमी का उतना ही महत्व है। अगर आपकी जीवन की इकोनॉमी गड़बड़ा जाए तो आप कई समस्याओं से घिर जाते हैं। शायद यही वजह है कि जब आप एक सिविल सर्वेंट बनने चलते हैं तो उसके सिलेबस में इस सब्जेक्ट को इस प्रकार से डाला जाता है कि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से संसाधनों का सदुपयोग करने की ज़रूरत है, उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और इसको शुरू करते हुए पहले तो हम देखेंगे इसमें हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमी। ये आज हमारा टॉपिक है। इकोनॉमी स्टार्ट करने से पहले एक सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? तो ये अर्थशास्त्र जो है, कैसे इस शब्द का उदय हुआ, इकोनॉमिक्स वर्ड कैसे आया, क्या इस वर्ड का मीनिंग है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को या किसी डिसिप्लिन को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे आवश्यक ये हो जाता है सबसे पहले ये जानना कि उसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ, वो डिराइव कहाँ से हुआ। तो हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक वर्ड है ओइकोनोमिया। ये ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस और नोमोस। ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिन टर्म्स को मिला करके ओइकोनोमिया वर्ड बना हुआ है। ठीक है। ओइकोस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओइकोस? ओइकोस का मतलब है, अगर हम देखें तो ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड और फैमिली। नोमोस का मतलब क्या है? नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। दो शब्द हैं, एक फैमिली है और एक मैनेजमेंट है। फैमिली मतलब परिवार, घर, और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। अब जब भी हम फैमिली या घर की बात करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि घर के पास जो संसाधन होते हैं, जिन्हें हम रिसोर्सेज बोलते हैं,
ये रिसोर्सेज या संसाधन बहुत कम होते हैं या लिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। फैमिली किसी की भी हो, कोई भी फैमिली हो, गरीब की फैमिली हो, अमीर की फैमिली हो, बेहद अमीर की फैमिली हो, निश्चित तौर पे तभी भी आप ये देखेंगे कि संसाधनों की कहीं ना कहीं स्कैर्सिटी रहेगी। तो जब वहाँ पर स्कैर्सिटी है तो ऐसी परिस्थितियों में इन संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधित करना, यही इकोनॉमिक्स है। सही तरीके से प्रबंधित करना तो यही इकोनॉमिक्स है। बात समझ में आ गई? तो इकोनॉमिक्स को हम बेसिक भाषा में समझें तो किसी घर के द्वारा, किसी इकाई के द्वारा अपने संसाधनों को लिमिटेड मात्रा में कैसे सदुपयोग किया जाए कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए, ये जो है आपकी इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो गई बात? अब सवाल ये उठता है, फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि ये जो रिसोर्स है, इस रिसोर्स की बात करते हैं कि रिसोर्स जो है उसका सदुपयोग करना है, इसकी स्कैर्सिटी है। रिसोर्स है क्या? रिसोर्स क्या है? रिसोर्स के माध्यम से ही हम प्रोडक्शन करते हैं, या तो गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज। दो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गया? तो रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करते हैं। रिसोर्सेज की जो डेफिनीशन है वो अगर हम देखें तो विषय के अनुरूप अलग अलग बदलती रहती है। बायोलॉजी में रिसोर्सेज कुछ और होंगे, कंप्यूटर साइंस में रिसोर्सेज कुछ और होंगे, ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्सेज कुछ और होंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज की कैटेगरीज हैं वो मेन 4 कैटेगरीज में हम रिसोर्सेज को देखते हैं, और वो 4 कैटेगरीज जो आपको देखने को मिलती हैं वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। अब इन 4 कैटेगरीज की जो बात करते हैं तो ये 4 कैटेगरीज ही वो कॉज हैं जिससे किसी इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ मनी होता है, यानी मनी के फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये 4 कैटेगरीज हैं। जैसे कि लैंड की बात करें तो लैंड मीन्स कि लैंड में जो भी अवेलेबल है आपको, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से देख लीजिए। भूमि जो उत्पन्न करती है, माइनिंग होती है जब, तो उसको हम यहां पर अगर देखें तो लैंड के लिए रेंट पे करना पड़ता है। लेबर जब भी लेबर से हम काम कराएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेजेस। कैपिटल से हमें क्या करना पड़ता है? कैपिटल से हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? पूंजी, मशीनरी, निर्माण में सहायक वस्तुएं। ये सभी वस्तुओं का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसके बदले में हमको इनका इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर क्या है? वो स्वामी है जो कि इस सेटअप को चलाएगा, किसी सेटअप को रन करेगा, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा प्रॉफिट, लाभ की दरकार होगी उसको। लाभ के माध्यम से ही वो चला पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब आप आगे बात करते हैं। अब देखिए, समझिए कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि कैटेगराइज किए गए हैं इकोनॉमिक्स के भीतर, और इन्हीं रिसोर्सेज के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी इन्हीं रिसोर्सेज के माध्यम से अगर आप देखें तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है।
गुड्स एंड सर्विसेज जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम देखें तो ये एक तो नीड को फुलफिल के लिए करने के लिए इस्तेमाल होती है और सेकंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नीड क्या है? ज़रूरत, बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं। वांट्स क्या है? बियॉन्ड दिस व्हेन वी गो फॉर द लग्जरीज, तो वो सब हमारी वांट्स हैं। हम सहूलियतों के लिए जाना शुरू करते हैं, एयर कंडीशंस, कार्स, ये सब हमारी सहूलियतें हैं। तो इन दोनों को फुलफिल करने के लिए हमें अच्छा दिखना है, हम बार्बर के पास जाएंगे, सैलून में जाएंगे, सैलून में जाकर के कटिंग कराएंगे, फेशियल कराएंगे और स्मार्ट दिखना है। तो स्मार्ट दिखने के लिए जो हमें ज़रूरत है वहाँ पर हम सर्विसेज को वांट्स के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। वो हमारी चाहत है, दैट इज़ अवर वांट, राइट? क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो गुड्स क्या, बेसिकली गुड्स क्या है? गुड्स टैंजिबल आइटम्स हैं, मतलब भौतिक रूप में उनको हम छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और इन गुड्स के बनने में जब भी इनके प्रिपरेशन होती है, इनको बनने में कुछ समय लगता है। ऑलवेज दे टेक टाइम। विदाउट टाइम गैप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर एनी गुड। सो जब भी आप किसी गुड्स को बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज क्या हैं? इंस्टेंट हैं। कोई भी सेवा वो जो है इंस्टेंट होती है। सेवाएं जैसे बैंकिंग सर्विसेज, आप जाते हैं इंस्टेंट सर्विसेज आपको मिलती हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज इंस्टेंट मिलती हैं। बार्बर के पास आप जाएंगे, बाल कटाने के लिए जाएंगे, नाई के पास जाएंगे, भैया मेरे बाल काट दो, तो क्या करेगा वो? आपके बाल काटेगा तो तुरंत ही कटे हुए दिखेंगे, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद, बहुत दिनों बाद, आज आपने बाल कटवाए, 6 हफ्ते बाद ऐसे सर घुमाया और आपके बाल साफ हो गए, कट गए। नो, तब तो आपके बाल बढ़ चुके होंगे। तो ये सर्विसेज इंस्टेंट हैं। लेकिन वस्तुएं, अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है कोई कंपनी, तो उस कार के मैन्युफैक्चर होने में एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। तो हमेशा वस्तुओं के बनने में कुछ समय अंतराल लगता है, समय होता है, समय का अंतर होता है। जबकि सर्विसेज इंस्टेंट होती हैं, तुरंत होती, इंटेंजिबल होती, उनको आप छू नहीं सकते बट आप उनको महसूस कर सकते हैं। कोई आपसे कहे कि मसाज, तो मसाज जब आपको की जाएगी तो आप महसूस कर सकेंगे, लेकिन मसाज कोई चीज़ नहीं जिसे आप छू लेंगे जा करके, तो दैट इज सर्विस, राइट? सो जैसे जैसे मानवता का विकास होता गया, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स कोई एक दिन की चीज़ नहीं थी कि अचानक से किसी सदी में आकर के शुरू हो गई, नहीं। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता गया, आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही संसाधनों के प्रति उसने अपना रुझान दिखाना शुरू किया। सबसे पहले उसने रोटी खाने के लिए, तो खाने की चीज़ों पे एकाधिकार प्राप्त करना। अब खाने की चीज़ों पर एकाधिकार प्राप्त करना तो वो एक संसाधन है, उस संसाधन की तरफ भूमि एक संसाधन है जहाँ एक क्षेत्र होना चाहिए। सारा इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आप क्या देखते हैं? आप इतिहास में सिर्फ यही देखते हैं कि इन्हीं संसाधनों पर अधिकार जताने के लिए ही आक्रमण हुए। इन्हीं संसाधनों को अपने हक में लाने के लिए लोगों ने एक देश से दूसरे देश पे आक्रमण किया। जीतने का तात्पर्य क्या था? संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेना। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में अगर आप देखते हैं, फिर जब ये संसाधनों को नियंत्रण में करने के लिए किसी क्षेत्र को जीत लिया जाता था, तो न सिर्फ वहाँ के संसाधन, बस वहाँ मिलने वाली सेवाओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया जाता था। जब सेवाएं नियंत्रण में कर ली गई, संसाधन नियंत्रण में कर लिए गए, तो आप समझिए अब उन संसाधनों का इस्तेमाल होगा। तो इस्तेमाल कैसे होगा? चॉइसेस कैसे बनेंगी? तो ये जो चॉइसेस बननी है, उन चॉइसेस को
कि वो चॉइसेस बनाई कैसे जाएंगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा, वही अर्थशास्त्र है। और इन चॉइसेस को सही तरीके से बनाने के लिए जब कोई कानून बनाया जाएगा, वही आपकी पॉलिटी। उसी को आप पॉलिटी कहते हैं, उसी को आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसी को आप मैनेजमेंट कहते हैं। लॉज बनाए जाते हैं कि एक आदमी इतना यूज कर सकता है, एक आदमी को इतनी कैपेसिटी तक दिया जाएगा। वहीं पर टेरिटरी का डिवीजन होता है कि टेरिटरी फाइनलाइज की जाती है, वो भी एक कानून बनता है कि इस टेरिटरी के उधर तुम्हारा इलाका है, वहां के रिसोर्सेज तुम्हारे होंगे, इधर के रिसोर्सेज हमारे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो संसाधन है, ये जो संसाधन है, इनके प्रति लिए गए निर्णय ही जो है अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। समझ में आ रही है बात? इतना समझ में आया? तो ये हमारा एक अर्थशास्त्र है, इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इस अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में इसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो दो हैं, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। अब वो भी देख लेते हैं कैसे। आइए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। कैसे? कौन से दो भाग बनाए गए? एक इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फ्रिश, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस का, और उन्होंने यहाँ पर एक बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स? लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं इसको। बहुत सारे टाइम पे हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि शब्द ही अर्थ दे देता है पूरी तरीके से कि क्या तात्पर्य है इसका। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रो? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, यानी छोटा अर्थशास्त्र, छोटी व्यवस्था का अर्थशास्त्र। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली है, या फिर कोई फर्म है, फर्म के अंदर सभी प्रकार के बिजनेस आएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, दोज हु आर वर्किंग इन एनी टेरिटरी, ये सब उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे फैमिली या फिर इसे फर्म को हम देख सकते हैं। ये फैमिली के अंदर या इस फर्म के अंदर कोई इंडिविजुअल किस प्रकार से डिसीजन लेता है रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के, ठीक है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वहाँ पे प्रबंधन कैसे होगा? कोई, क्योंकि इस सूक्ष्म स्तर पर लिए गए निर्णय ही आगे जाकर कर वृहद स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों की आधारशिला बनेंगे। ये अचानक से नहीं होगा कि एक दिन आप उठेंगे और अचानक से कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे ना। आज आप यूपीएससी करने के लिए भी आए हैं तो भी ये निर्णय कोई अचानक नहीं हुआ या एक दिन में नहीं हुआ। आप ये कर पा रहे हैं,
कोई कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं, यूपीएससी, टीसीएस, कोई भी कंपटीशन, उसके लिए लेकिन आधार किसने तैयार किया? उसके लिए आधार आपकी उस पढ़ाई ने तैयार किया जो आपने बचपन से की। अगर आप क ख ग सीख के नहीं आते, शब्द बनाना नहीं सीख के आते, वाक्य बनाना नहीं सीख के आते, वाक्यों के सही इस्तेमाल को करना नहीं जानते, समझना नहीं जानते, तो किसी के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी समझा पाना संभव ही नहीं होता, इम्पॉसिबल होता ही है उसके लिए। ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि आपने माइक्रो लेवल पर अपने आप को तैयार किया, अपने आप को मजबूत किया, आपने अपने को समझने योग्य बनाया। आप माइक्रो लेवल से उठ करके इस लेवल पे पहुंच गए कि आज आप मैक्रो लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कोई छोटा घर, कोई छोटी फर्म अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से प्रबंधित करेगी या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करेगी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इट इज क्लियर, गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, समझिए इस बात को। मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब है, मैक्रो का मतलब है लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा, बृहद, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रीजन, कंट्री या ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेज को किस प्रकार से मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से उन व्यवस्थाओं को चलाना है, सर्विसेज किस प्रकार से प्रोवाइड करनी है, गुड्स प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो सब कुछ जब बड़े लेवल पर होगा, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन के लेवल पर होगा, ग्लोबल लेवल पे होगा या कंट्री के लेवल पे होगा, तब हम कह सकते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो होता क्या है कि चाहे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, हम ध्यान से देखिए तो रिसोर्सेज के माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो सिर्फ प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर देना इज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके प्रोडक्शन के बाद जब उस चीज को प्रोड्यूस कर दिया गया, तो उसके प्रोडक्शन के बाद उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी रखी गई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन इवन रहा या अनइवन रहा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्ट बनाया गया, गुड्स बनाए गए, फिर उन गुड्स को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नाउ डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन प्लेयर्स की है जो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन प्लेयर्स की है जो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठा है कि कौन से प्लेयर्स रन करेंगे? सवाल ये उठा कि कौन से प्लेयर्स रन करेंगे, ठीक है। तो खैर उस प्रश्न पे भी आते हैं, पहले इतना समझ लीजिए। तो जब ये हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन, अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो प्रोडक्शन, किसी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उनका कंजम्पशन। नाउ इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे देखते हैं, जरा इसको एक बार फिर से समझते हैं डिटेल में। मैं इसको हटा देता हूं।
इसको ऊपर हटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं, जब प्रोडक्शन मैंने कहा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और कंजम्पशन भी हो रहा है, ठीक है। कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम कौन करेगा? जो लोग वहाँ उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा? उन्हीं लोगों के बीच में जो वहाँ निवास कर रहे हैं। और प्रोडक्शन कौन करेगा? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होंगे, सभी लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे। नाउ इस प्रोडक्शन पे जिसका कंट्रोल होगा उसके हिसाब से इकोनॉमी का नेचर बदल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखनी कि हमने एक चीज़ देखी कि ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर बात? समझ में आ गई? इतना समझ में आ रहा है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन फिर यहां पे खड़ा हो गया, सर इकोनॉमिक्स पढ़ें या इकोनॉमी पढ़ें? तो देखिए समझिए, यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स को हम जब भी पढ़ते हैं तो एज एन ऑप्शनल पढ़ते हैं, एज एन ऑप्शनल पढ़ते हैं। जीएस के अंदर एक पेपर में कि एक पार्ट के रूप में, पेपर 3 के एक पार्ट के रूप में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्वेश्चन उठता क्या है? क्वेश्चन ये उठता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इसमें क्या अंतर है? ये भी एक सवाल यहाँ पर उठ जाता है। यानी आपको ये जानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। तो आप समझिए, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। बेसिकली ये क्या है? थियरीज हैं एंड प्रिंसिपल है, सिद्धांत। इकोनॉमी क्या है? इन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल बात में कहें तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी मूवी की बात करते हैं, हम किसी मूवी के बारे में डिस्कस करें तो जो उसकी स्क्रिप्ट है वो इकोनॉमिक्स है, लेकिन जो उसका एक्टिंग पार्ट है दैट इज इकोनॉमी है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? मूवी का स्क्रिप्ट में सिंपल लिखा होगा कि किरण ने रोते हुए कहा, बट एक्शन किसने करना है? वो जो एक्ट्रेस है वो है, दैट इज इकोनॉमी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ले मैन लैंग्वेज में, बिल्कुल सामान्य भाषा में अगर हम समझेंगे, सामान्य व्यक्ति की भाषा को समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी रीजन या ग्लोबल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इनको कैसे दूर करना है, उनके लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा। लेकिन उस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए उनका एप्लीकेशन, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ऑल्सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रीजन, अलोन इटसेल्फ नथिंग, अपने आप में कुछ नहीं है ये। This is always associated with the region, particular region. That region can be the nation. That region can be smallest province. वो एक कोई देश हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है। कहते हैं कि लखनऊ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, या फिर देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। आज के टाइम देखिए हर आदमी अर्थव्यवस्था को लेकर के टेंशन में है। एक पक्ष है जो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब जा रही है,
लेकिन दूसरा पक्ष है सरकार का, वो कहता है नहीं, हम अर्थव्यवस्था में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। तो ये अर्थव्यवस्था क्या है? रिसोर्सेज को का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, ये जो डिसाइड करना है, ये इकोनॉमी है। समझ में आ रहा है बात? इतना समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स समझ में आया, इकोनॉमी। तो डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ना भी नहीं है। इकोनॉमिक्स के थ्योरीज एंड प्रिंसिपल के कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जो आपको इस इकोनॉमी को पढ़ने के दौरान इस्तेमाल करने हैं और वो सीख लेने हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था समझनी है, कैसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट कैसे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगी, बैंकिंग सेक्टर से कैसे काम लिया जाएगा, बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जीडीपी को कैसे मैनेज किया जाएगा, जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। ये कुछ पॉइंट हैं इकोनॉमिक्स के जो आपको समझने की जरूरत है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करेगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या बनेंगे, आरबीआई कैसे उसको कंट्रोल करेगा, ये सब इकोनॉमी है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को हमने समझ लिया। अब फिर वापस उसी बात पे आते हैं। हमने अभी कहा था कि जो ये सिस्टम है, ये सारा सिस्टम इकोनॉमी का, वो 3 ही बातों पे चल रहा है। एक, प्रोडक्शन कैसे होगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और तीसरा कंजम्पशन। और ये सब कुछ किसका? ये सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब कुछ किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। ठीक, अब मैंने एक चीज बोली थी कि इकोनॉमी का नेचर डिसाइड करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इकोनॉमी का नेचर डिसाइड करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्या रोल प्ले करेगा? यानी कि प्रोडक्शन के मींस के ऊपर कंट्रोल किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है, और कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन कितना फेयर है, यही बताएगा कि इकोनॉमी का नेचर क्या है। यही डिसाइड करेगा कि उस अर्थव्यवस्था का चरित्र कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन के मींस पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो जाए, प्राइवेट सेक्टर ओन करने लग जाए प्रॉपर्टीज को, मोड ऑफ प्रोडक्शन को, और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो मैनेज कर जाए प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए, और स्टेट अपने हाथ बिल्कुल पीछे कर ले, स्टेट अपने हाथ बिल्कुल पीछे कर ले, तो ये जो व्यवस्था क्रिएट होगी, ये अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बन जाएगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन के सारे तरीकों पर, प्रॉपर्टीज पर, रिसोर्सेज पर पूरा का पूरा अधिकार स्टेट कर ले, यानी कि ओनरशिप जो हो जाए वो कंबाइंड हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है, स्टेट की ओनरशिप हो जाए, स्टेट नियंत्रण में ले ले सब कुछ अपना, तो फिर ये इकोनॉमी जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात इतना समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, दो तरीके की जो इकोनॉमी है, दो तो क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठा कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इन दोनों के फीचर्स आ जाएं, इन दोनों के फीचर्स आ जाएं, ठीक है, दोनों के फीचर्स आए, तो इन दोनों के फीचर्स अगर आ जाएं तो वो इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, यानी पूंजी वाली अर्थव्यवस्था जब निजी क्षेत्र का सर्वाधिकार हो जाए, वस्तुओं के उत्पादन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र ले ले। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जब वस्तुओं के उत्पादन और उनके वितरण की जिम्मेदारी आपका राज्य ले ले। और मिश्रित क्षेत्र जब दोनों मिलकर के काम करने लग जाएं, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को अडॉप्ट कर ले, सोशलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को अडॉप्ट कर ले, तो ऐसी परिस्थितियों में एक नई इकोनॉमी का जन्म होगा जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जरूरत पड़ी क्यों? ये इकोनॉमी कैसे जन्मी, ये इकोनॉमी कैसे जन्मी और ये इकोनॉमी कैसे जन्मी, इसका अपना एक इतिहास है। 1776 में 1776 में एडम स्मिथ ये साहब, जिन्हें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने एक बहुत ही क्लासिक वर्क किया। एक इन्होंने बहुत अच्छा क्लासिक लिखा, वेल्थ ऑफ नेशंस। एक बहुत अच्छा क्लासिक लिखा, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इस क्लासिक में उन्होंने इनविजिबल हैंड की बात की। इनविजिबल हैंड की बात की। इस क्लासिक के भीतर उन्होंने इनविजिबल हैंड की बात की। अब जब उन्होंने इनविजिबल हैंड की बात की तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि जो स्टेट है दैट शुड डू ओनली सोवरेन वर्क, मार्केट में उसको इंटरफेयर लीस्ट करने की जरूरत है या फिर लीस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो वेल्थ ऑफ नेशन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने क्लासिक में दिया, इस क्लासिक को आगे जाकर के जब अमेरिका आजाद हो गया तो 1800 के आसपास अमेरिका ने अपना लिया। और जैसे ही अमेरिका ने इस क्लासिक को अपनाया, देखते ही देखते वहां पर क्या है, विकास होने लग गया। अब इस क्लासिक से प्रभावित होकर के कई सारे कंट्रीज, जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी और इस व्यवस्था को हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? ठीक है, समझने की बात। देखिए, ये तीनों व्यवस्थाएं कुछ अलग नहीं है। अगर आप सामान्य भाषा में बात समझें, सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। एक फैमिली के अंदर आप समझिए, एक परिवार के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या चिल्लाते हैं? सारे टाइम चिल्लाते हैं, शोर मचाते रहते हैं, मेरी मम्मा मेरी मम्मा मेरी मम्मा। यही तो कहते हैं, मेरी मम्मी है, मेरे माँ है, शी इज माई मॉम, राइट? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मदर इज गिविंग एवरीथिंग टू द चाइल्ड। माँ सब कुछ दे रही है बच्चों को, स्नेह भी, रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में सभी बच्चे माँ से अधिकतम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं हमेशा मेरी माँ मेरी माँ मेरी। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं,
तो स्वयं के लिए समस्त व्यवस्थाएं करने लगते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाते हैं। अपने दिमाग में इनके प्रॉफिट चलने लगता है कि माँ बाप को हम रखेंगे तो हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, छोटे भाई क्यों नहीं रख रहा, छोटा भाई सोचेगा हम क्यों रख रहे हैं, बड़ा भाई क्यों नहीं रख रहा। तो यहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जन्म हो जाएगा। यानी पहला वाला केस, जब मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, यानी सब कुछ स्टेट के हाथ में है, तो सोशलिस्ट। जैसे ही ये सवाल उठा कि मेरा प्रॉफिट हो, माँ अगर मेरे पास बेंगलोर रहने आएगी तो महीने के 20,000 मेरे एक्स्ट्रा हो जाएंगे खर्चे के, तो वो मेरा नुकसान होगा, इसलिए भैया के पास रहें, छोटे भाई के पास रहें, बहन के पास रहें, बड़े भाई के पास रहें। तो फिर क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्टिक मानसिकता, इसी को कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लाभ पे आधारित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक समय आएगा जब उनको रियलाइज होगा, उनको पता चल जाएगा कि अरे अभी तो माँ के पास बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे में फिर हर बच्चा कहेगा नहीं माँ मेरे पास रह जाए, मेरे पास रह जाए, तो वहां पे सवाल वहां पे हो जाएगा हमारी माँ, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मेरी माँ तेरी माँ से हमारी माँ की जो सफर है, वही अर्थव्यवस्था के 3 स्वरूप आपको दिखाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट, यहां तक आपको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है किसी तरीके की? देखिए बहुत आसान है, अर्थव्यवस्था को जब भी आप समझेंगे, अगर आप सामान्य अपने जीवन में उतारते हुए उसको समझ लेंगे और फिर उसमें अपने फैक्ट्स मेंशन कर देंगे, जो फैक्ट्स गवर्नमेंट जो स्कीम्स ला रही है, गवर्नमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको मेंशन कर देंगे, तो आपके लिए न सिर्फ लिखना आसान हो जाएगा, बल्कि आपको उसको समझ के उसको याद रखना आसान हो जाएगा। आप कभी भी कैपिटलिस्टिक भूल सकते हैं, सोशलिस्टिक भूल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी माँ तेरी माँ और हमारी माँ का कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे कि एक लाभ उन्मुख है, पूरी तरह लाभ लेना चाहता है। ठीक है, सारा लाभ मेरा हो जाए, एक तरफ सारे माँ से लाभ लेना चाह रहे हैं और एक अब चाहते हैं कि हमें भी लाभ मिले, हमें भी लाभ मिले, तो मिल करके कह रहे हैं नहीं हमारी माँ है। आप समझ में आ गई बात? तो ये है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसी में देखते हैं, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात आती है तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ पिलर्स बता देते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस, फ्री मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई, ये लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट या नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। 1990 से पहले अधिकतर देशों में भले ही कोई भी अर्थव्यवस्थाएं रही हों, लेकिन 1991 के बाद से ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंट्रीज के यहाँ अब आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलेगा। राइट, समझ में आ रही बात? तो इकोनॉमी को समझने के लिए ये बेसिक एक स्टोरी है जो आपको समझनी है। कॉन्सेप्चुअलिटी इसमें बीच बीच में हर जगह आती जाती है जहां मैं बताता जाता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमी के ये 3 तरीके हो गए, 3 टाइप की इकोनॉमीज हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट। बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी स्टेट इकोनॉमी है, जिसमें 2 तरीके की इकोनॉमी है। जैसे मैंने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ के क्लासिक वेल्थ ऑफ नेशंस से प्रभावित है, वैसे ही स्टेट इकोनॉमी के अंदर जो उसकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो आपको अगर देखने को मिलेंगी तो वो कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि और इसी इकोनॉमी को हम 2 पार्ट में, स्टेट इकोनॉमी को जिसे हम कहते हैं स्टेट इकोनॉमी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम रशियन इकोनॉमी कहते हैं और एक को हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्ट, सॉरी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक आपकी कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है। यूएसएसआर जो था उसने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना मतलब जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके सबके ऊपर स्टेट का एक अधिकार हो जाएगा। कम्युनिस्ट चाइना ने कम्युनिस्ट इकोनॉमी को न सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बल्कि लेबर सबके ऊपर जो है अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला। दुष्परिणाम देखने को क्या मिला? जब हमने ग्रेट डिप्रेशन देखा तो हमको समझ में आया कि अकेले
किसी एक के अर्थव्यवस्था को संचालित करना संभव नहीं है। यानी कि उस समय जॉन कीन्स, जो एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अपने टाइम के, वो कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को जरूरी है कि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के टुवर्ड्स मूव करे और उसके कुछ फीचर्स को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, कुछ फीचर्स उसके जो है वो अडॉप्ट कर ले। क्लियर, समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में कहा गया कि उसको जरूरी है कि उसको कुछ मार्केट ओपन करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, और चाइना ने इसमें इनिशियली तो सबने इसको श्रग ऑफ कर दिया, नहीं ठीक नहीं है, इसको पसंद नहीं किया। लेकिन फिर चाइना ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और चाइना ने जो है अपने मार्केट को ओपन किया, ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाई उसने। जब चाइना ने ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाई तो धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हो गया। और 1991 तक आते आते जब एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंडिया के अंदर, तब जो है पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिली, जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का और भी अच्छा रूप देखने को मिला, जिसे हम रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट कहते हैं या राज्य का पश्चगमन कहते हैं, जहां राज्य रेगुलेटर की तरह बिहेव करेगा और मैक्सिमम कार्य करने की जिम्मेदारी, जिसमें उसने संप्रभुता बना रखी थी, सोवरेनिटी कर रखी थी, कंट्रोल कर रखा था, वो सब धीरे धीरे ओपन कर दिया और उसको सौंप दिया, निजी क्षेत्र को देखना सौंपना शुरू कर दिया। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।